मंगला झील के किनारे शाम बड़े हसीन अंदाज में उतरी। उस शाम को रंगीन बनाने के लिए दोस्तों ने पंजाब के रिवायती लिबास वाले भंगड़ा पार्टी को मदऊ करने के अलावा मशहूर कश्मीरी फ़नकार सुभान राठौड़ को भी मदऊ किया था। अरबी ख़ान के कानों ने ग़ालिबन एक निसफ़ सदी जैसे तवील अरसे के बाद ढोल की आवाज़ सुनी तो मारे खुशी के अपनी बेगम साहिबा से मुखातिब होकर बोले, सी मार्गरेट, माई वेलकम। ढोल ढमक्का, ढोल ढमक्का। इस शानदार कलाम पर हंसते हंसते यारों के पेट में बल पड़ गए। कुछ न समझने के बावजूद हमारी सकाफ़त के इस मुज़ाहिरे पर मार्गरेट और उसकी सारी औलादें तालियां पीट पीट कर दाद देती रहीं। इस तरह अरबी ख़ान का इस्तकबाल और हमारी लेट दावत वलीमा बेहद शानदार रही। वापसी पर हमारी गाड़ी की अगली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा अरबी ख़ान ने हमें ट्रिप पर इंग्लैंड आने की दावत दी तो मार्गरेट की तायीद के बाद मेरे जवाब देने से कबल अमृत ने नहायत शुस्ता अंग्रेज़ी में जवाब देते हुए मुझे हैरान कर दिया। वो कह रही थी, फ़िलहाल तो हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन अगर कभी प्रोग्राम बना तो हम ढाका जाएंगे। मेरे शहर दिल में हलचल मच गई। इस नाम पर मेरी रूह बेचैन हो गई। वो जज्बे, वो यादें जिन्हें मैंने वक्त के लिबादे में बड़ी मुश्किल से लपेटा था, मेरे सामने आ गए। मैं अमृत से कोई सवाल न कर सका। अरबी ख़ान हस्बे आदत मुस्कुरा कर कह रहा था, तो गोया लेट शादी और लेट वलीमे की तरह हनीमून भी लेट ही होगा। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, मार्गरेट ने रिवायती अंदाज में कंधे उचकाकर जवाब दिया। फिर भी हम आपका इंतज़ार करेंगे। अमृत की ये बात अगरचे दिल में बुरी तरह से चुप तो रही थी, ताहम मैं किसी अनजाने डर और खौफ के तहत पूछ ना सका और हर बार जहन में आने वाले हर सवाल को सर झटक झटक कर दूर करने की कोशिश करता रहा। हम लोग इस दौरान बेहद मसरूफ़ रहे। चूँकि मार्गरेट शुमाली इलाका जात देखना चाहती थी, लिहाजा इस सफ़र में इन मेहमानों का साथ देना बहुत ज़रूरी था। 10 दिन के बाद जब ट्रिप से हमारी वापसी हुई, हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अरबी ख़ान को उसकी आल औलाद समेत खुदा हाफिज़ कहा और अपने शहर वापस आ गए। ज़काउद्दीन के बकौल हम सब वादी हुंज़ा समेत शुमाली इलाका जात के इस नागहानी सफ़र से इस कदर थक चुके थे कि कुछ होश ही ना रहा। कम अज़ कम 4 दिन के बाद मामूलात ज़िंदगी की तरफ पलटे। अमृत ने वापस आते ही कर्नल मेहदी की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन अब उस वक्त जबकि हम लोग प्रेस क्लब में सफ़ी साहब की तरफ से दी गई दावत में शिरकत के लिए तैयार होने का सोच ही रहे थे, शहला ने बताया, भैया कर्नल साहब की तबीयत ठीक नहीं, बेहतर है आप भाभी को लेकर उनके पास चले जाएं। अमृत ने भी शहला की बात सुन ली। शहला का ख्याल था कि वो इस वक्त किचन में होगी, मगर वो ड्रेसिंग रूम में अपनी इस्त्री कर रही थी। उसकी घबराहट एक फितरी अमर था और मेरे पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी ना थे। हम लोग फ़ौरन ही रवाना हो गए। मुलाजिम ने गेट पर ही बताया कि तबीयत तो कल से ख़राब थी, लेकिन अमृत बीबी को इत्तला ना देने की ताकीद की गई थी। अब तो वो बहुत बेहतर थे और ऊपर अपने बेडरूम में आराम कर रहे हैं। मैं नीचे ड्राइंग रूम में ही बैठ गया और अमृत ऊपर कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे पुकारा, सुने आप ऊपर आ जाइए, बाबा जाग रहे हैं। सीढ़ियाँ तय करने के बाद मैं कमरे के दरवाजे तक पहुँचा और बाद अदब इजाज़त है सर कहकर दाखिल हुआ। मैंने मिजाज पुरसी की। वो कह रहे थे, फ़िक्र की कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है माय डियर, अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। हम दोनों उनकी पाइंती की जानिब बैठ गए। वो अमृत से हालिया ट्रिप के बारे में पूछ रहे थे। वो भी धीमे लहजे में जवाब दे रही थी। मेरी नज़रें एक बार उठीं और कर्नल मुश्ताक मेहदी के बेड के साथ रखे गए साइड टेबल पर रखे टेबल लैंप के नीचे रखी एक तस्वीर पर जा रुकी। मेरा सारा वजूद साकित हो गया। हालांकि उस वक्त बड़ी तेज़ हवाओं की झकड़ मेरे अंदर चल रहे थे।
मेरे वजूद के अंदर बरपा शोरिश में ज़लज़ले का तासुर नुमायाँ था, मगर मैं साकत और दम बखुद बैठा हुआ था, क्योंकि उस वक्त कर्नल मुश्ताक मेहदी के बेडरूम में उनके सरहाने आलम आरा की तस्वीर मेरी नज़रों के सामने थी। शहर दिल में ज़लज़ला आ गया। वो मेरी तरफ़ देख रही थी। वही मासूम चेहरा, वही बड़ी बड़ी कुशादा आँखें, पलकों की गहरी चिलमन और वही जुल्फ़े बंगाल जिसने 9 उम्र में वजाहत महमूद सिकंदर के दिल पर हुक्मरानी की थी। मैं तस्वीर की तरफ देखता रह गया। आलम आरा के लब गोया सवाल कर रहे थे, क्यों वजाहत महमूद सिकंदर, तारीख़ के अपने आप को दोहराने का ये अमल तुम्हें कैसा लगा? मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ। कर्नल साहब अमृत से कह रहे थे, आपके नाना का ख़त आया है। आपकी नानो बहुत बीमार हैं, चाहती हैं कि आपसे मुलाकात हो जाए। क्या इसकी कोई सबील निकल सकती है? जवाब में अमृत ने न जाने क्या कुछ कहा। मैं कुछ ना सुन सका। मैं तो गोया वहाँ था ही नहीं। यादों का वो ख़जाना जिसे मैंने अपने शहर दिल के किसी तह खाने में महफूज और दफन कर दिया था। ये एतराफ़ अगरचे गुनाह तो ना था कि अमृत मेहदी बिलाशुबा आलम आरा की बेटी थी, मगर दिल इस बात को तस्लीम करने में तामुल का मुज़ाहिरा कर रहा था। मेरी अजीब कैफियत हो गई। मैंने इजाज़त चाही तो अमृत कह रही थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चंद दिन बाबा जान के पास रुक जाऊं। मैं तो बज़ाते ख़ुद अपने दिल की अनजानी मातमी कैफियत के पेश नज़र सिर्फ़ तन्हाई चाह रहा था। मैं अमृत को खुदा हाफिज़ कहकर वापस चला आया। रात गहरी हो चली थी और पुरानी यादों के सफ़र पर मेरा दिल अनजानी मुसाफत तय करते हुए इस संगे मील पर पहुंच चुका था, जहां माँ सिवाय आलम आरा की यादों के कुछ और न था। मैंने अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द खुलने वाली तमाम खिड़कियां और दरवाज़े हर सिमत से बंद कर दिए, मगर यादों के झकड़ ने कई दरीचे वाक कर दिए। इस वक्त गोया के सदियां बीत जाने के बाद बिछड़ने के इस अमल पर तारीख़ के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। रात के इस पहर मेरे हाथ में आलम आरा का वह आखिरी ख़त लरज़ रहा था, जो उसने 6 दिसंबर 1971 को ढाका से लिखा था। तो आखिरकार हम बिछड़ ही गए, वजाहत महमूद सिकंदर, और हमारे मुश्तरका दुश्मन ने हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर एक ऐसी खुद साख्ता फ़तह अपनी जेब में डाल ली जिसमें उनकी बहादुरी का कतई कोई अमल दखल ना था। ये हमारी तुम्हारी गलतियों की सज़ा है। और बिल आखिर वक्त ने ये साबित कर दिया कि किसी भी कौम की ऐसी खुदगर्जी के रवैये को ज़्यादा देर तारीख़ कबूल नहीं कर सकती। कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन ये हकीकत है कि शायद ही नहीं बल्कि यकीनन हमने किसी बुनियाद के बग़ैर ही अपने लिए ख्वाबों के ऐसे महल तामीर करना चाहे जिनकी ताबीर हमें कभी ना मिल सकी। हम टूट गए, बिखर गए, और हमारी तुम्हारी मोहब्बतों के दरियाए फ़ुरात पर बिल आखिर चंद शिमरों ने कब्ज़ा कर लिया। हमने तमाम सितम हंस के सह लिए थे, लेकिन यह आखिरी सितम कैसा है महमूद कि तारीख़ के इस सितम कुश दोराहे पर एक दूसरे के रास्तों में नफ़रतों के बीज बोते बोते आखिरकार हम लोग खुद अपने आप से हमेशा के लिए बिछड़ गए। आलम आरा की बरसों पुरानी तहरीर मेरे हाथों में कांपती रही, और उस रात रत जगह के आसार मेरी आंखों में यूं ही नहीं उतरे बल्कि तमाम वजूद पर छा गए। मेरे जज्बों ने बुरी तरह से मात खाई थी और अनजाने में आलम आरा जीत चुकी थी। अमृत मेहदी की सूरत में मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा पेश करके वो अमर हो चुकी थी। मैं जानता था कि अमृत मेहदी की वालदा की हैसियत से वो इस वक्त हयात नहीं है। मुझे नॉर्मल हो जाना चाहिए था, या फिर इस अमर को एक इत्तेफाक समझकर भूल जाना चाहिए था, मगर मेरा शोरिश ज़दा वजूद बिला वजह ही तड़प रहा था, और इस बेमानी बिला जवाज़ आह व बका को मैं समझ नहीं पा रहा था। सपहर ढल रही थी जब अमृत कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। मेरा सारा वजूद एक अनजानी हिद्दत से जल रहा था। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा
और ये हयात बख्श लम्स पाकर मैंने आंखें खोल दी। क्या हुआ? वो तशवीश से पूछ रही थी। कल शाम तो आप बिल्कुल ठीक थे। मैं खामोश रहा। अमृत को ये ना बता सका कि कल शाम ही तो अजाबों की रुत गुजरी थी। अमृत का सहारा लेकर मैं उठ बैठा और उसका हाथ थामकर मैं अपने जहन में चुपता हुआ सवाल कर डाला। अमृत, तुम हनीमून ट्रिप पर ढाका जाना चाहती थी ना? ये दुनिया तो बहुत वसी है, बहुत बड़ी, फिर आखिर ढाका ही क्यों? इस समय मेरे बहुत करीब बैठी हुई अमृत की आंखें भीग गईं और उसकी रिक्कत आमेज़ आवाज़ में मेरी ज़िंदगी की दास्तान का एक और पहलू मेरे सामने आ गया। वो कह रही थी, मेरी पैदाइश ढाका में हुई। सानेहा है मशरिकी पाकिस्तान के हवाले से ये शोरिशों का दौर था। बाबा की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। मेरी मम्मी के मामू सूरज मियाँ एक इनकलाबी रहनुमा थे। बाबा इन्हें गिरफ़्तार करने मेरी नानू के यहाँ आए, मगर फिर पलट कर ना जा सके। सूरज मियाँ रूपोश थे। पाक फ़ौज के अफसरों ने मेरे मामू मुज़ाहिर हुसैन बारी को उनके धोखे में गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि मज़ाहिर मामू भी इनकलाब के हामी थे, लेकिन दौरान तफ्तीश जब ये मालूम हुआ कि सूरज मियाँ नहीं बल्कि कोई और है, तो बाबा जान उनकी रहाई के बाद इस तकलीफ़ पर मुआज़रत करने मेरी नानू के यहाँ गए, जो मज़ाहिर बारी की सूरत में हुई थी। नानू बताती हैं कि मेरे नाना जान, जो कि फ़ौज में मेजर डॉक्टर थे, इन दिनों मशरिकी पाकिस्तान में तैनात थे, जबकि वहाँ पर मुतय्यन हर पाकिस्तानी इस खुद साख्ता इनकलाब और तवील शोरिश से ज़हनी तौर पर बेहद टूट फूट का शिकार था। अपने घरों और अहले खाना से दूरी के सबब बेजारी की लपेट में थे। वो अमन, सुकून और पनाह चाहते थे। इसी शोरिश से घबराकर बाबा जान किसी अनजाने अनचाहे सुकून की तलाश में हमारे यहाँ आने लगे। मेरी ननिहाल वालों को भी इन हालात में एक तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर आ गया। सूरज मियाँ और मज़ाहिर मामू ने इनकलाब की इस राह पर चलते चलते अपनी मंजिल अलग कर ली थी। एक शब मज़ाहिर मामू शदीद ज़ख्मी हालत में घर पहुँचे और सुबह सहर होने से पहले पहले उनकी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया। नानू और अम्मी पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी हो। मज़ाहिर मामू का लहू दुश्मन के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपनों के ख़िलाफ़ गद्दारी करते हुए बहा। वो बड़ी आसानी से पाक फ़ौज के कब्ज़े में आ गए, तो उनके अपने दोस्तों ने महज इसलिए उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया कि दौरान क़ैद कहीं वो उनके अहम राज़ों का इंकशाफ ना कर दें, जो उनकी नाम नहाद तंजीम का एक अहम रुकन होने के नाते उनके सीने में महफूज थे। सूरज मियाँ का तो कोई पता ही ना चल सका कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। मम्मी और नानू तनहा थीं। बाबा जान ने उजड़ते हुए मशरिकी पाकिस्तान में इस एक घर को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर मम्मी से शादी कर ली। बाबा बताते हैं कि एक बंगाली घराने से राह रस्म बढ़ाने के जुर्म में वो अपने कई सीनियर अफसरान के बिला वजह अताब का निशाना बनते रहे, लेकिन शादी करना चूँकि कानूनन कोई जुर्म ना था, लिहाजा बात बनी रही। मेरी पैदाइश तक हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। तब कहीं से सूरज मियाँ भी पनाह की तलाश में हमारे यहाँ आ चुके थे। मम्मी की शादी और फिर मेरी पैदाइश पर वो खासे बरहम थे। वो दिन भर गायब रहते और रात के किसी पहर उनकी वापसी होती। बाबा इन दिनों सिर्फ वीकेंड पर आते थे। चूँकि अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के लिए उन्हें हमा वक्त हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहना पड़ता था। एक शाम बाबा घर आए तो अचानक सूरज मियाँ से उनकी मुठभेड़ हो गई। बग़ैर किसी मुनासिब तारुफ़ और सलाम दुआ के सूरज मियाँ ने एक जहरीला फ़िक्रा बाबा जान की तरफ फेंका। और सुनाइए कप्तान साहब, ये आपका जनरल नियाज़ी कब तक हथियार फेंक रहा है? अफ़वाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ये तौहीन आमेज़ लहजा बाबा बर्दाश्त ना कर सके और उनके ज़ोरदार तमाचे ने सूरज मियाँ का मुँह ही फेर दिया। सूरज मियाँ इस वार से संभले और एक साने में उन्होंने बाबा पर पिस्तौल तान लिया। मेरी मम्मी चीख कर दरमियान में आ गईं और सूरज मियाँ के पिस्तौल से निकली हुई गोली मेरी माँ के जिस्म में पेवस्त हो गई। सूरज मियाँ ने राह फ़रार इख्तियार कर ली। नानो गम से निढाल हो गईं। वफ़ा और बेवफ़ाई की कशमकश में कुचले हुए दोनों ख़ित्तों के लोग
दर्द की एक नई मंजिल से आशना होकर अजनबी बन गए। वक्त बीत गया। बाबा अपनी ही सरज़मीन पर एक घर, एक वफ़ाशुआर बीवी और औलाद रखते हुए भी गैरों की कैद में जाकर जंगी कैदी बन गए। मेरी माँ का घाव भर ना सका, ज़ख़म रसता ही रहा और एक शब सोई हुई नींद से वो फिर कभी ना जागी। मेरी नानों ने मुझे पाला। 2 साल के बाद नाना जान वापस आए और हमने लुटे पुटे अंदाज में अपने ही वतन के अंदर एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा की। शायद हमने वफ़ाएं निभाईं, मगर सियासत हमारे आड़े आ गई। लाशऊर से शऊर तक की मंजिल आते आते मैंने माँ सिवाय मुत्तहिदा पाकिस्तान के दुखों के अलावा कोई और बात ना सुनी। अपनी नानों की आंखों में आंसुओं के अलावा कुछ और ना देखा। मेरा बचपन ढाका में गुज़रा। ये शहर आज भी मेरे दिल में बसता है। बरसों बाद जब मैं बांग्लादेश के सिफारत खाने के तवस्सुत से बाबा जान मुझे लेने ढाका गए, तो इस शहर से जुदाई के एहसास ने मुझे खून के आंसू रुलाया। सब कुछ लुटाकर नानू और नाना जान आज भी इसी शहर में अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बसर कर रहे हैं, जहाँ मेरी माँ बड़ी गहरी नींद सो रही है। इस वक्त कई पल सदियों का रूप धार चुके थे। गहरी रात मेरे दिल के अतराफ़ में उतर आई। उस शब में बेकरार होकर रोया। अमृत को कुछ ना बता सका। अपने दिल की, अपने जज्बात की और अपनी वफ़ाओं की कोई भी कहानी सुना ना सका। मेरे दिल के जजीरे में उस वक्त यादों के मोजज़न सैलाब के अलावा और कुछ ना था। आलम आरा ने हमारे साथ हक़ के वफ़ा निभाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। हम तो कश्मीरी निजात पाकिस्तानी बाशिंदे थे, उसके कुछ भी नहीं लगते थे। बस एक वतन ही का तो रिश्ता था, जिसके खातर उसने कर्नल मुश्ताक मेहदी को ज़िंदगी की सूरत में तोहफ़ा बख्शा था और मुझे अमृत मेहदी की सूरत में अपने ज़िंदगी का अतिया इनायत करके उसने बंगाल की मिट्टी ओढ़ ली थी। भला ये कैसा एहसान था। बिलाशुबा आलम आरा ने अपनी मौत के बदले हमारी सारी ज़ीस्त ख़रीद ली। वो हमारी नज़र में एक गुमनाम मुजाहिदा थी, जिसने अपने इस तर्ज़ अमल से वतन फ़रोशों को ये सबक सिखा दिया था, देखो वफ़ाएं इस तरह भी निभाई जाती हैं। इस शब बहुत देर तक अमृत की आंखें भी जागती रहीं और हम दोनों अपने अपने दुखों पर मातम करते हुए एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे। सुबह नाश्ते की मेज़ पर रत जगह से बेचैन आँखों और थके हुए निढाल वजूद के साथ मैंने अमृत के सामने अपनी माँ से कहा, अम्मा हम लोग हनीमून के लिए ढाका जाएंगे। जूस का गिलास मेरे सामने रखते हुए अमृत का हाथ कांप गया और उसने हैरत से चौंकते हुए बेयकीनी की कैफियत में मुझे देखा। हमें वीज़े के हुसूल में दुश्वारी नहीं होगी, मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए कहा। मेरा एक दोस्त यहाँ बांग्लादेशी सिफारत खाने में तैनात है, वो मदद करेगा। हाँ, मेरी माँ एक सर्द आह भरते हुए गोया हुई। वैसे भी अब तो दोस्ती का दौर है, कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। हम लोग सब कुछ भूल भाल कर एक दूसरे की गलतियों के कार्य सवाब के लिए फातिहा पढ़ चुके हैं। अच्छा है, जाकर देख आओ वो लोग हमारे बग़ैर भला किस तरह जी रहे हैं। नाश्ते के बाद जब मैं कमरे में आया तो अमृत खिड़की के पास खड़ी थी। क्या सोच रही हैं आप? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो पलटी और फिर मेरी तरफ देखते हुए उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आपने इतनी जल्दी और अचानक ढाका जाने का फ़ैसला क्यों कर लिया? मैं कोई जवाब न दे सका। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब था भी नहीं। उसकी कोई ख़ास वजह नहीं, बस ढाका शहर मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत पसंद है। मैंने अमृत की बात को टाल दिया। मेरे अंदर एक अनजाने डर की सी कैफियत पैदा हो चुकी थी, इसलिए कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, मैं अमृत के सामने ज़िंदगी भर ये राज आश्कार नहीं कर सकता कि हमारी तुम्हारी ज़िंदगी के साथ वफ़ाएं निभाने वाली वो बंगाली ख़ातून कौन थी। ऐसी कई वफ़ाएं राज में थीं और अब इस दौर में हम जिंदा इंसानों की हयात का तकाज़ा भी यही है कि ये दो अलग अलग कौमों की हैसियत से ज़िंदगी गुजारते हुए इन वफ़ाओं पर मसलहत का पर्दा पड़ा ही रहे, तो इसी में बेहतरी है।
अमृत ने फिर पलटकर मुझसे कोई सवाल ना पूछा और एक कदरे खुशी के एहसास के साथ जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। अब वक्त मेहरबान था। मुझे वीज़े के हुसूल में कोई दुश्वारी पेश ना आई। अमृत का एक मखसूस बंगाली बैकग्राउंड भी बहुत काम आया और बुज़ुर्गों की बेशुमार दुआओं के जुलूम में उड़कर हमारा तैयारा बंगाल की सरज़मीन की तरफ रवाना हुआ। परवाज़ के दौरान कदरे गैर यकीनी हालात उस वक्त सामने आए जब अमृत ने बड़ी तवील खामोशी के बाद एक सवाल किया। परसों सुबह बेड साइड टेबल की दराज से दवाई निकालते वक्त मेरी नज़र एक खुले ख़त पर पड़ी जो आपके नाम था। मुत्तहिदा पाकिस्तान के बंटवारे से चंद रोज़ पहले लिखा गया ये ख़त मेरे दिल के अंदर बड़ा गहरा दर्द बनकर उतर गया। मैंने उसे पढ़कर एक गैर अखलाकी हरकत तो ज़रूर की है, लेकिन खुदा जाने क्या बात थी उस तहरीर में कि मेरी नज़रें हट ना सकीं। क्या आप बता सकते हैं कि यह ख़त किसका है? मैं लाजवाब हो गया। अमृत की आँखें मुझसे सवाल करती रहीं। कोई पुरानी शनासाई, कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी दोस्ती। वो वफ़ा शनास अजनबी और कदर शनास लोगों की तहरीर है जो वक्त रुखसत अपने साथ अपने ही वतन के उस हिस्से से कायदे आज़म की तस्वीर के अलावा और कुछ साथ लेकर ना गए थे। मुझसे ये सवाल ना पूछो अमृत मेहदी, इसलिए कि इस राह का लुटा पिटा ये मुसाफिर वजाहत महमूद सिकंदर इस सवाल के जवाब में माँ सिवाय एहसास नदामत के और कोई जवाब नहीं दे सकता। अमृत ने मेरी खामोशी को कबूल करते हुए फिर कोई सवाल ना किया, यहाँ तक कि ढाका एयरपोर्ट की अजनबी सरजमीन मेरे कदमों के नीचे आ गई और बंगाल की सहर ज़दा हवा ने गोया एक जादुई कैफियत मेरे ऊपर तारी कर दी। अमृत मेहदी कह रही थी, आज का बंगाल कुछ ज़्यादा नहीं बदला, गुर्बत का तनासुब उतना ही है, बल्कि कुछ और ही ज़्यादा लगता है। हाँ, आबादी ज़रूर बढ़ गई है। ढाका का शहर उस वक्त रोशन था। हम लोग एक साइकिल रिक्शा पर ढाका की मशहूर बस्ती धान मंडी जा रहे थे, जहाँ अमृत के नाना का घर था। मैंने बड़े दुख और बेचारगी से साइकिल रिक्शा चलाने वाले इस बंगाली मुसलमान की तरफ देखा, जिसके दुबले पतले जिस्म पर मुंडी हुई स्याह जिल्द के अंदर से झांकती हुई हड्डियों पर यास और नामुरादी की तहों के सिवा कुछ न था। ये वो नामुराद लोग थे जिन्हें उनके नाम नहाद कायद ने एक खुद साख्ता इनकलाब के बदले में नहायत शानदार ज़िंदगी के बड़े ही सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, लेकिन जिनके नसीबों में आज तक मेहनत, गुर्बत और फाकों के अलावा और कुछ ना था। मुझे अमृत की याददाश्त पर बड़ी हैरत हुई। बरसों बाद भी उसे अपने इस घर का रास्ता बहुत अच्छी तरह से याद था। रिक्शा गेट पर रुका और मेरा जहन फिर से यादों के जजीरे के ऊपर परवाज़ करने लगा। इस गेट पर भी खलना ग्रीन हाउस की तख्तील आवेज़ा थी। बरामदे में बैठा बूढ़ा शख्स हमारी जानिब मुतवज्जा हुआ। वक्त ने बहुत ही गहरा असर डाला था और सालों पहले का देखा जवान तरोताज़ा चेहरा अब एक पुरमुजदा मायूस और नामुराद डॉक्टर अब्दुल मन्नान बारी के रूप में मेरे सामने था। कौन? उन्होंने पुकारा और ये हूक मेरे दिल के अंदर तक उतर गई। वो हमसे पहचान पूछ रहे थे, वो पहचान जो बज़ाते खुद सब ने अपने हाथों खो दी थी। इस वक्त जब अमृत मेहदी ने इस सवाल कौन के जवाब में रिक्कत से रंधी हुई आवाज़ में बंगाली ज़बान में जवाब दिया, मुझ पर गोया सख्ता तारी हो गया। इस आवाज़ पर बूढ़े बंगाली कदम बड़ी तेज़ी से हमारी जानिब आए और मोहब्बतों की आगोश आज भी हमारे लिए वाह हो गई। हम लोग अंदर चले आए। अमृत ने अपने शोहर की हैसियत से मेरा तारुफ़ करवाया। मिसेस बारी अलील थीं और पे दर पे सदमात ने उनकी याददाश्त छीन ली थी, लेकिन आज भी उनके बेडरूम में प्यारे कायदे आज़म की वो तस्वीर आवेज़ा थी जिसे बरसों पहले मुत्तहिदा पाकिस्तान के दूसरे हिस्से से आलम आरा अपने दामन में छुपा कर लाई थी।
पर अलमिया तो ये हुआ कि मिसेस बारी तो अगरचे अपनी याददाश्त खो चुकी थीं, लेकिन डॉक्टर बारी भी मुझे नहीं पहचान पाए। हवादिस ज़माना ने उन पर भी गहरा असर डाला था। वो ये जान ना सके कि आज इस वक्त अपनी उम्र की इस चौथाई दहाई में सफ़र करता हुआ ये कश्मीरी निजात पाकिस्तानी मुसलमान फ़कत उनकी लाडली नवासी अमृत मेहदी का शौहर ही नहीं, बल्कि निसफ सदी से ज़ायद अरसा पहले का वो नौजवान वजाहत महमूद सिकंदर है, जिसने बरसों पहले उनके दर पर खड़े होकर अपने जज्बों और चाहत के सदक़े में एक मुत्तहिदा पाकिस्तान की भीख मांगी थी। बंगाल की धरती पर मेरी ज़िंदगी का पहला दिन बीत गया और शाम गहरी हो गई। मगरिब की आज़ान से ज़रा पहले अमृत ने मुझे बताया, मैं मम्मी की कब्र पर दुआ के लिए जाऊंगी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का और एक अजीब रिक्कत आमेज़ कैफियत मेरे वजूद पर छा गई। बड़ी मुश्किल से मैं सिर्फ इतना ही कह पाया, ठीक है, इकट्ठे चलेंगे। जब इस शहर खामोशा की जानिब हमारी रवानगी अमल में आई तो डॉक्टर बारी भी हमारे साथ थे। धान मंडी के वसी इलाके की बैरूनी सिमत शोहदा का कब्रिस्तान था। यहाँ वो लोग सो रहे थे जिन्होंने एक खुद साख्ता इनकलाब की दार पर अपनी जानें कुर्बान की थीं। शिद्दत जज्बात से मेरा दिल भर आया। इस राह पर झूल जाने वालों की निस्बत हम भला कब सुखी थे। मुझे मेजर नसीबुल्लाह शहीद याद आया, मेरा हम वतन और साथी के सरफरोशी के इस अमल में शहादत का दर्जा पाने के बाद कोई कब्र और किसी कब्र का कतबा तक उसका नसीब ना बन सका। मैंने मेजर काजिम को भी याद किया, जो फ़कत 4 दिन की बेहाई हुई दुल्हन को छोड़कर वतन के उस हिस्से की हिफाजत करने चला गया और फिर कभी पलट कर ना जा सका। मैंने अपने वतन के मासूम सिपाही नज़र मोहम्मद को याद किया, जिसने ज़िंदगी के 19 बरस देखे थे और हमारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया था। लड़ने से हथियार डालने तक, खून आशाम शामों तक के दरमियान कितने ही जर्री और बहादुर शहादत की वादी में उतर गए थे। वो इस राह के बेनाम मुसाफिर बन गए थे, जिस राह के लिए आज बंगाल की धरती पर उनके नाम पर चंद फिट इस मिट्टी का कोई कता भी मौजूद ना था, जिस मिट्टी के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हम तो आज भी तही दस्त थे, तही दामा थे, और हमारा दुश्मन आज भी ऐसी दोगली चाल की तलाश में दोबारा हमारे अपनों को मुहाजिरीन का एहसास दिलाकर हमें ज़ेर करने की कोशिश में था। वाकई हमने तारीख़ से कुछ ना सीखा। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर हम लोग रुक गए। अंधेरा गहरा था, लेकिन बिल्कुल सामने सफ़ेद संगे मरमर की कब्र चमक रही थी। कतबे पर आलम आरा का नाम चमक रहा था। मेरी नज़रें उस कतबे पर जम गईं। ऐन उसी वक्त करीबी मस्जिद से आज़ान की आवाज़ सुनाई दी और मेरा दिल बे-इख्तियार रो दिया। हमारी तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम कदरें मुश्तरक थी आलम आरा। हमारे दरमियान मज़हब का बुनियादी सुतून भी बहुत मजबूत था। फिर भला हम क्यों बिछड़ गए? अफसोस, ये कैसा सितमकुश दौर था। हम वफ़ा शनास तो ज़रूर थे, लेकिन शायद वफ़ा परवर ना थे। इसीलिए तो अपने अपने मफादात की फसल काटते हुए हम 12,000 मील की इस तफरीक को भूल गए, जो इन मफादात के नतीजे में बिल आखिर एक गहरी खाई बन गई। आज इस वक्त हमारी तुम्हारी मोहब्बत के वो लम्हात तो एक तारीख़ बन चुके, ऐसी तारीख़ जिसमें मुत्तहिदा पाकिस्तान का दौर एक कहानी के तौर पर सामने आया। तुम तो वक्त से पहले ही सो गई आलम आरा। काश तुम जाग सकती और देखती कि आज ज़माना कितना बदल चुका है। हमारे दरमियान किस तरह अमन और दोस्ती की फ़ज़ा कायम है, किस तरह तिजारत करने और रवाबत बढ़ाने के सिलसिले जारी हैं। हम अपने दुख फरामोश करके आगे बढ़ चुके आलम आरा, और इस वक्त हम सब अपने मुश्तरका शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाकर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। काश तुम देख सकती आलम आरा कि तारीख़ के इस अलमनाक बंटवारे से हमारी रूहों पर लगने वाले ताज़ियानों पर
वक्त ने कितना जल्दी मरहम रख दिया है। मेरी तरह कई वजाहत महमूद सिकंदर ऐसे थे जिन्होंने बिल आखिर ज़िंदगी के इन साख्ता दुखों से, खुद साख्ता दुखों से समझौता करने के बाद किसी न किसी अमृत के आंचल में पनाह ढूंढ ली। रात गहरी हो चुकी थी जब मैं अमृत का हाथ थामकर कब्रिस्तान के सन्नाटे से बाहर निकल आया। सामने ढाका का शहर तमाम रोशनियों के साथ हाजिर था, मगर ना जाने क्यों आज इस वक्त भी मेरे दिल के अंदर अनजाने दुखों के चिराग रोशन थे।